हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसको हम समझेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी हमने हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि डेरिवेटिव का यूज करके किस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहां तो आपको ये चीज बोली गई है कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, मतलब आपका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर से। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपका डोमेन कुछ फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई इस डोमेन के अंदर ही आपको बताना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां पर रियल नंबर दिया है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो डोमेन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। सो अब हमको भाई कैसे पता करेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सीधी सी बात है कि जैसे ये है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑल रियल नंबर जो भी नंबर लाइन पर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर x इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, तो अगर x इज लेस देन 0 की बात करें तो सबसे पहले -3 रखते हैं फंक्शन में। तो x की प्लेस पर -3 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9। ठीक है, फिर f ऑफ -2 रखते हैं, तो इसमें रखा 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, फिर यहाँ पर रखते हैं -1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो आप एक चीज देखें, आपने -3 रखा तो 9 आया, -2 रखा तो 4 आया, -1 रखा तो 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, तो फंक्शन में रखते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ 1, हाँ f ऑफ 1, तो यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1। f ऑफ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4। f ऑफ 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9। और भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर और भी कम वैल्यू ले सकते हैं, f ऑफ आप -4 भी ले लीजिए, तो 4 4 जार 16 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 0 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने रख लिया f ऑफ 4, 4 4 जार 16। ठीक, तो अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है इसको फाइंड करने का। तो भाई क्या मतलब है, इसी से हम समझेंगे हमारा फंक्शन, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। इसको मैं हटा देती हूँ, है ना। तो अब यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ x की प्लेस पर अगर आप 0 पुट अप करो तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को लिखा है जो हमारे पास हैं। ठीक है, वैसे तो वही होता है कि 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जैसे हमारे 16 नंबर है 16 तक, बट मैंने सिर्फ उन्हीं नंबर को लिखा है जो हमारे पास हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, एक्स की प्लेस पर हमने रखा था -4। ठीक है, क्या रखा, -4, तब हमको क्या मिला, 16। ठीक है, तो x की प्लेस पर अगर हम -4 रखते हैं तो y मतलब क्या होता है, f ऑफ x, ये हमको कितना मिला, 16। तो आप देखें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 16 है, मतलब ये। ठीक, इस तरीके से देखें, ये 4 और ये 16। ठीक, क्लियर। इसके बाद x की वैल्यू हमने -3 रखी तो y हमको मिला 9, तो -3 रखी तो y हमको मिला 9। ये ठीक,
फिर x की वैल्यू हमने -2 रखी तो 4 मिला, तो ये ठीक। फिर हमने x की वैल्यू -1 रखी तो हमको 1 मिला। तो अब आप इसमें एक चीज देखें, हम जिस तरीके से x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप देखिए -4, इन सभी माइनस की वैल्यूज में हमको ये चीज पता है कि -4 सबसे छोटा नंबर है, -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है। तो जिस तरीके से x एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, तब क्या होता है, x की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है ना भाई। -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, फिर -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। तो इस तरफ वैल्यूज बढ़ती हैं, इस तरफ वैल्यूज घटती हैं, ये तो हमको पहले से पता है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि x की -4 वैल्यू पे फंक्शन आपको दे रहा है 16। अब जैसे ही 4 से आपने x की वैल्यू बढ़ाई है, तो ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो आप एक चीज देखें कि x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो y है इसमें फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, देखो ना, पहले 16 थी, फिर 9 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 1 हो गई, कम हो रही है ना वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें x की वैल्यू बढ़ाने पर y मतलब फंक्शन की वैल्यू कम होती है, इस तरह के फंक्शन होते हैं हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही बात कि अगर x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू आप देखिए कम हो रही है, y मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो जब x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मतलब ये हमारा क्या है, y तो हमारा फंक्शन होता है, मतलब ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ। और x = 0 पर तो 0 ही था, तो ये 0, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इसमें इंटरवल हम लगा देते हैं कि भाई -4 से लेके आपका -1 तक हमारा जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं भाई, यहां तक की चीज खत्म हो गई। अब हमने x की वैल्यू रखी 1, तो y मतलब फंक्शन हमको मिला 1, तो x की वैल्यू 1 पे फंक्शन मिला 1, ठीक है। x की वैल्यू 2 पर फंक्शन मिला 4, ठीक है। 3 पर 9 और 4 पर 16, 3 पर 9 और 4 पर 16। तो अब यहां पर आप देखें, हम जिस तरीके से x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, 4 पर 16। तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y भी हमारा बढ़ रहा है, y मतलब f(x) भी हमारा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू हम बढ़ाते हैं और y = f(x) भी हमारा बढ़ता है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल सी चीज है कि x की वैल्यू बढ़ाओ तो y की वैल्यू भी बढ़े, तो इंक्रीजिंग, ठीक। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम बढ़ा ही रहे हैं, देखो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर उसकी वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, यहाँ पर ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग और x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इनको भी अपन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। समझ में आई बात। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारा फंक्शन ये डिक्रीज हो रहा है और ये हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू गिर रही है, पहले ये थी, फिर 9 हो गई, 9 से कम होकर 4 हो गई, 4 से कम होकर 1 हो गई, 1 से कम होकर फिर 0। फिर यहाँ पर देखें तो ये पहले 1 थी, 1 से 4 हुई, 4 से 9 हुई, 9 से 16 यानी बढ़ गई। दैट्स इट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ये होता है कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है साथ साथ में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, तो इसको तो मैं हटा रही हूँ थोड़ा सा, फिर समझाती हूँ। बाकी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने समझाने के चक्कर में बहुत हौच पौच हो गया था, इसलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ किया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर f(x) = x² का इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, हमने यहाँ पर क्या देखा कि x इज लेस देन 0 के लिए, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और एक चीज और आप देखें यहाँ पर डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, क्योंकि आगे जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर आप देखें
यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो ग्राफ ड्रॉ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए आप टेंजेंट ड्रॉ। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कहीं पर भी आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी मिलेगा, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा वो हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा? नेगेटिव। और जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है उस कंडीशन में अगर आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस वाली कंडीशन में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? तो आगे जाके जब आप देखेंगे, देखिए ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, और एक चीज़ और, जैसे ये 0 है, x इक्वल टू 0 पर आप अगर देखिए यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते तो आपको ये चीज़ पता है कि भाई यहाँ तो खैर x के ऊपर ही आ जाएगी ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो रहेगा इस पॉइंट पर ये क्या रहेगा? 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मतलब कि उसका कोई स्लोप ही नहीं, भाई सीधी लाइन है तो सीधी लाइन का कोई स्लोप तो होता ही नहीं, कोई स्लोप नहीं मतलब इसका स्लोप 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई इस पॉइंट पे 0 पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 0। और अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि एफ डैश एक्स, या फिर जो भी फंक्शन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव को ही हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग वाली कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव, मतलब कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये डिक्रीजिंग वाली कंडीशन है, ये इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हालांकि अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहीं से आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह के होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह के होते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग, x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन भी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, हालांकि इसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, बट उनको हमको यहाँ पर देखना है कि हाँ यहाँ पर उनका किस तरीके से यूज हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव का यूज करके किसी भी फंक्शन का पता कर सकते हैं कि भाई इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा के हम पता कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहली चीज हमने समझी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और हमने ये देखा कि भाई इस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो हमने ये देखा कि भाई 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन आ रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं भाई फंक्शन तो कम वैल्यू देते जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप, वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा इसका स्लोप। ठीक है, और स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और स्लोप नेगेटिव मतलब कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है वहां पर आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं तो उस टेंजेंट का जो भी स्लोप रहेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है ये। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव का यूज करके किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह के होते हैं, डिक्रीजिंग किस तरह के होते हैं, और डेरिवेटिव का किस तरीके से यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चलिए अब बुक के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि भाई फंक्शन किस कंडीशन में इंक्रीजिंग होता है, किस कंडीशन में डिक्रीजिंग होता है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है आखिरकार, ये हमने समझ लिया। ठीक है, और डेरिवेटिव का किस तरीके से यूज करके हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
अब इसमें कुछ कंडीशंस और हैं। सबसे पहली चीज तो कि जिस भी फंक्शन को हम देखते हैं कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सबसे पहली चीज तो कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जो भी इंटरवल दिया उसके क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी थी पिछले ही चैप्टर में, तो इसमें भी वही कंडीशन थी कि क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अभी आपने समझा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्या चीज है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो देखिए अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, पहला जो था जिसमें डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है भाई, x की वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, बट जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर है कि कई बार आप ड्रॉ कर रहे हैं आपका ग्राफ किसी भी फंक्शन का, तो जिस तरह अभी सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ देर के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज होगा, फिर कुछ वैल्यू के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरह के जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ये सिर्फ डिक्रीजिंग होते हैं कि हाँ भाई डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंटिन्यू वो डिक्रीज होता है। जैसे 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 आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो डिक्रीज 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 होते जाता है, कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। समझ में आ गई बात। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब बिल्कुल देखिए बिल्कुल सीधा 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 नीचे आ रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है, और यहाँ पर ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक तो भाई ठीक है ये डिक्रीजिंग है, बट यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, फिर ये फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो है तो डिक्रीजिंग ही, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम इसको नहीं बोल सकते। इतनी बात आगे समझ में कि डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर है, और अगर चेक करना होगा तो अभी एग्जाम्पल करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि भाई डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर होता है। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा कम हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधा कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा रुका, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। ठीक, तो डिक्रीजिंग और ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसा इसमें था सेम टू सेम वैसे ही होना है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। तो जैसे कि ये है हमारा फंक्शन, इस तरीके से हमारा ये इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, x की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रही है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखें कि भाई हमने इस तरीके से बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इस तरीके से बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, मतलब इस तरीके से अगर कोई फंक्शन कर रहा है, हालांकि बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ ही रहा है और यहाँ पर भी बढ़ ही रहा है, ठीक है, लेकिन बात क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, सीधा सीधा, यानी यहाँ पर कहीं पर भी आपकी किसी भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ है इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि भाई x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ी रही है, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी रही है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है कि भाई ये स्ट्रिक्ट, नाम से समझ जाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी सीधा सीधा बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बस बढ़ रहा है, लेकिन सेम रेट के साथ नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल जैसा ये बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक, तो चलिए अब इसकी जो कंडीशंस है मेन मेन वो हम लिख लेते हैं, फिर हम करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं। ठीक, तो देखिए अब कैसे चेक करेंगे कि भाई कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, तो दोनों चीजें मैं बता देती हूँ आपको। तो अभी हमने ये तो पता कर ही लिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज करके किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो हमको ये चीज पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर इसी में
आप ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा दीजिए तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्लियरली? इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो सकता है, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन अकेला होता है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है कि आपके फंक्शन का जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी रहेगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, इज लेस देन 0, नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर इसी के साथ इक्वल आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग रहेगा। समझ में आ गई बात? और एक चीज और, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है उस फंक्शन, उस कंडीशन में आपका फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग में क्या हो रहा था कि फंक्शन डिक्रीज होके फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज, तो ये होती है डिक्रीजिंग की कंडीशन। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या? इंक्रीजिंग में सीधा इंक्रीज होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सीधा इंक्रीज होता है। इसमें क्या, ये हुआ फिर कांस्टेंट हो गया फिर ये, तो इसीलिए कांस्टेंट का इक्वल यहाँ लगा। क्लियर? और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सीधा सीधा डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग में डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया फिर डिक्रीज हुआ, और इसमें तो भाई सीधा सीधा होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके वहीं के वहीं घूम रहे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को लेकर ही हम क्वेश्चन करेंगे। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी फंक्शन है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए भी, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए भी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये चीज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज और, एक चीज और, कि अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हमने कहाँ पर बना, इसको मैं हटा देती हूँ, यहीं कहीं समझा, एक कॉन्सेप्ट और रह ही गया है, उसको और कर ही लेते हैं। जैसे अभी हमने इस तरह का ये एक्स स्क्वायर का बनाया था फिर, ठीक है, तो ये इंटरवल मान लीजिए ये 3 -3 से ये 3 तक का है। हमसे अगर पूछा जाता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये डिक्रीजिंग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है। और हमसे पूछा है कि आप बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है -3 to 3 इस इंटरवल में। तो आप खुद देख रहे हैं कि -3 से 0 डिक्रीजिंग और 0 से 3 इंक्रीजिंग। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हमको क्या लिखना है? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही ये इंक्रीजिंग है या ना ही ये डिक्रीजिंग है। जिस भी इंटरवल की बात, अगर मान लो सिर्फ इतना पूछा जाता कि -3 और 0 तक बताइए, तो आप बोल देते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से 3 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन हमसे पूछा है -3 to 3, इस इंटरवल में पूछा है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ डिक्रीजिंग है यहाँ इंक्रीजिंग है, भाई दोनों चीजें हो रही हैं, एक चीज तो हम बोल ही नहीं सकते, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कंडीशन रहेगी ये। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की चीजें आपको आएंगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया और पूछा कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, तो दोनों चीजें अगर हो रही हैं उस इंटरवल में जिस इंटरवल में पूछा है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? ठीक, चलिए तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमको बोला जा रहा है शो दैट द फंक्शन दिस x बिलोंग्स टू r स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर्स के लिए हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आई मीन शो करना है, प्रूव करना है कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहली चीज तो कि ये फंक्शन जो है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फॉर ऑल रियल नंबर ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमको यही चीज बोली गई है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम इसका चेक करेंगे कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। और हमने क्या सीखा है भाई
कि अगर हमको चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर इंक्रीजिंग होता तो यहाँ इक्वल लग जाता, सिंपल है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं फाइंड, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 3 6x प्लस 4x का हो जाएगा 4। अब आप ये देखिए कि भाई ये वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी है या नहीं, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। तो आगे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस वैल्यू को देखें, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स इट। इतना ही चेक करना है आपको, क्योंकि अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा। हमको सिर्फ देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन में आएगी, और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में आएगी। क्लियर, ठीक है कि भाई ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस 6x है, ये सब 3 के मल्टीपल है, ये भी, तो इसको भी 4 को 3 + 1 लिखा, इस पूरे में से 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर, 3 2 6 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका x जो है ये कोई भी नंबर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, और हालांकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो ये पॉजिटिव करके ही देगा। और अगर 1 भी आ गया यहाँ पे तो 1 - 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0, यानी प्लस का 1 तो बचेगा ही बचेगा। मतलब ये क्या है अपना ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं आ रहा, प्लस का 1 तो बचेगा। ठीक, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज strictly increasing on x belongs to real number। खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है, तो हमको बस समझ में आ गया कि हाँ भाई किस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। कंडीशन बताओ तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है। तो हमको इस इंटरवल में बताना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 0 to 2 π में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इस चीज को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो फंक्शन है हमारा cos x, तो cos x का मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहां से कैसे देखेंगे, तो आपको देखें जरा किस इंटरवल में पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 0 to π में देखें, 0 से लेके π तक आप खुद देख पा रहे हैं कि 0 से लेके π तक आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमको शो करना है किससे, डेरिवेटिव का यूज करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि भाई ग्राफ से भी आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 0 से लेके π तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ से देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जा रही है यहाँ तक। फिर हमको बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग π to 2 π, तो π से 2 π तक आप खुद देख रहे हैं यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो π to 2 π स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब 0 to 2 π की बात करें, 0 से लेकर 2 π तक की बात, तो आप खुद देख रहे हैं कि इस इंटरवल में यह है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहां से यह इंटरवल में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीजें आ जाएं, उस कंडीशन में क्या होता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ग्राफ से हमने ये समझ लिया कि हाँ भाई ये जो सारी चीजें हैं ये करेक्ट हैं, बस हमको शो करना है यहाँ पर, ठीक। चलिए सो डेरिवेटिव का यूज करके करते हैं हम। तो फंक्शन क्या है हमारा, cos x, ठीक। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक। तो अब आगे देखें हमको किसके लिए बोला गया है, 0 to π, तो ना 0 इसमें इंक्लूड है ना π, 0 और π के बीच की जो वैल्यू है उन पे हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव।
जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यू पर चेक करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे बेटर सिर्फ आप देख लीजिए कि जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में आपका जो साइन एक्स होता है, अभी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ साइन एक्स की बात कर रही हूं। x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल फर्स्ट है ना, तो सिंस x बिलोंग्स टू 0 to पाई, जो हमारा साइन एक्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से लेके पाई तक की के बीच की जो भी सारी वैल्यूज हैं, 0 से पाई के बीच की है ना, ओपन इंटरवल है, इस चीज का ध्यान रखें, ओपन इंटरवल के लिए ना, तो 0 और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन पर आपका जो साइन थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमको चीज पता है। लेकिन जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0। ठीक है, बट माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव है, अगर इस पे आप माइनस लगा दोगे तो जो सारी वैल्यू पॉजिटिव है वो सभी नेगेटिव ही तो हो जाएंगी, तो ये क्या है नेगेटिव। मतलब क्या हुआ इसका, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई f of x इज लेस देन 0, f डैश x इज लेस देन 0। और फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 से छोटा होता है मतलब नेगेटिव होता है, इसका क्या मतलब होगा आपका कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इक्वल भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे थोड़ी बहुत बात आई समझ में। ठीक है, और एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि भाई ठीक है, तो 0 से लेके पाई तक के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सभी की जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है पॉजिटिव आती है, ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर आप इसमें माइनस लगा देते हैं तो वो जो सारी वैल्यूज हैं उन पे भी माइनस लग जाएगा। लग जाएगा मतलब हमारा ये जो साइन एक्स है ये तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके लिए हमको चेक करना, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साइन के फॉर्म में है बट इस पे लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ सभी जगह माइनस लगेगा तो यहाँ पर भी सभी जगह माइनस लग जाएगा। बात खत्म। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जो हमारा साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है बट माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0। माइनस साइन एक्स क्या है हमारा एफ डैश एक्स, तो यहाँ लिखा दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक, क्लियर, तो वो चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, हमने शो कर दिया। अब सेकंड की बात करते हैं, तो वही बात है कि हमको क्या देखना है पाई टू 2 पाई, तो पाई टू 2 पाई के बीच में सिंस x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज लेस देन 0। आप पाई से जैसे ही आगे जाएंगे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव, जैसे कि तो पहली चीज तो पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया मैंने। समझ में आई बात। और साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स है आपका वो -1 है, मतलब 0 से छोटा। लेकिन अब आप एक चीज देखें कि ये ऑलरेडी माइनस का है। अब अगर मान लीजिए इस पर मैं माइनस लगा देती हूँ यहाँ, तो यहाँ पर माइनस लगती है क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस साइन एक्स जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, साइन एक्स नेगेटिव दे रहा है बट हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना भाई, जो साइन 270 था वो तो -1 है। ठीक है, साइन एक्स इज लेस देन 0 कहां से कहां तक, पाई टू 2 पाई के बीच में, तो पाई टू 2 पाई के बीच में तो 270 आ रहा है तो ये नेगेटिव है, बट हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है हम तो उसके लिए देख रहे हैं। ठीक है,
तो फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो इधर माइनस लगा तो इधर माइनस लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यही तो हमारा एफ डैश एक्स है, बस बात खत्म। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ गया है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस फंक्शन इज strictly increasing in pi to 2 pi open interval। बस बात खत्म, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इसका सेकंड। अब देखना है हमको थर्ड, तो थर्ड में यहीं कहीं बता देती हूँ। थर्ड में हमको क्या बताना है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। तो देखिए आप, अगर इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लें, ये अपना 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो हमने अभी देखा कि 0 से लेके पाई तक हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और पाई टू 2 पाई तक हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हमसे पूछा है 0 to 2 पाई। तो ये जो केस है ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भाई अगर जिस इंटरवल में पूछा है उसी में दोनों चीज़ें आ गई, इंक्रीजिंग भी आ गया, डिक्रीजिंग भी आ गया, मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूरा नहीं लिखा है मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग भी पूरा नहीं लिखा है ना, इन, ठीक है। तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दैट्स इट, खत्म, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बस इतनी सी बात बोलनी थी कि भाई यहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये हो गया कंप्लीट, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे अलग तरह के क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस कंडीशन में होगा, शो करिए, प्रूव करिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अभी तक इंटरवल दिया जाता था, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, तो इंटरवल फाइंड करिए। अब जब इंटरवल फाइंड करने वाली कंडीशन आती है तब हमारी काम आती है कौन सी कंडीशन, अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कांस्टेंट कहाँ पर है। अगर हमको ये पता चल जाए कि फंक्शन जो है हमारा कांस्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स पर है जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो अगर वो वैल्यूज हमको पता चल जाए तो वहां से हमको इंटरवल्स मिल जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है, और फिर उन इंटरवल पर हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा समझिए, देखिए अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। सो सबसे पहले तो भाई फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई ये फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्लोज इंटरवल में जो भी, खैर ऑल रियल नंबर के लिए रहेगा ये, तो ऑल रियल नंबर के लिए ये क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है फिर तो। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 6 कॉन्स्टेंट है 0, तो ये हमको फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमको मिल गया, अगर उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हमारे क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो, सो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा, प्लस का 4, 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 2 4, तो ये हमको मिल गई क्रिटिकल वैल्यू।
यहाँ तो 1 मिली है, कई जगह 2 2 3 3 भी मिलेंगी। तो अब क्रिटिकल वैल्यू मिलने के बाद हमको क्या करना है भाई, हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है कि रियल नंबर के लिए करना है कि इस इंटरवल में आपको बताना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया, इस तरफ तो आता है आपका -इन्फिनिटी, इस तरफ आता है प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। और ये 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 ले ली। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटरवल बन गए आपके, एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2 इंटरवल बन गए, -इन्फिनिटी टू 2, और क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल, और यहाँ पर 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस इंटरवल मिल गए। अब बस हमको ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दैट्स इट। मेन काम आपका आता है कि भाई सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू 0 रख के हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है x एक्सिस के पैरेलल। तो वहां से जो x की वैल्यू मिलेंगी उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, हमको अलग अलग इंटरवल मिल जाएंगे। तो 2 इंटरवल मिल गए, ठीक। चलो तो अब -इन्फिनिटी और 2 के बीच में से आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज फाइंड नहीं करना है आपको, हमको क्या करना है, फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 f डैश x इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू कभी भी नहीं लिखनी है, सिर्फ हमको शो करना है कि भाई वैल्यू पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक। चलिए तो अब देखिए, फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2, तो इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, बीच की वैल्यूज। तो बीच में से मान लीजिए हमने 1 उठाया, ये आपको रफ में करना है ना। तो 1 उठाया और फंक्शन के डेरिवेटिव में आप पुटअप कर दीजिए, f डैश x के लिए ही करना है ना। तो f डैश x में -इन्फिनिटी और 2 के बीच में नंबर आ रहा है 1, 2 1 जार 2, -4, तो 2 -4 मतलब -2। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 0 भी रखेंगे तब भी 2 × 0 तो -4 ही आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि f डैश x इज लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? सो क्लियर, ठीक। अब फॉर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का इंटरवल मिला है हमको, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, तो 2 से बड़ी वैल्यू हमने 3 उठा ली, ठीक है। f डैश x के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो f डैश x में अगर हम रखते हैं 3, तो 2 3 जार 6, 6 -4 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और कोई वैल्यू रखो तो खैर, हालांकि वैल्यू जितनी बढ़ाओगे तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू में से -4 करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब प्लस वाली वैल्यू आ रही। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका f डैश x है इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, और सारी 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक। तो ये हो गया, मतलब क्या हुआ इसका, खत्म। तो 2 इंटरवल फाइंड करने थे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट, ठीक है। और एक चीज़ और कि बुक में कई जगह पर, अब पता नहीं आप लोग की बुक में है या नहीं, मेरी बुक में भी कई जगह पर मिसप्रिंट है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बुक में मिसप्रिंट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।